दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है। सारी की सारी जानकारी हर एक वीडियो के माध्यम से हम देते रहते हैं। सर इंटरव्यू देकर आए हैं, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर की यार रणनीति रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपको थैंक यू सर। हाँ, अपने बारे में बताएंगे कौन सा अटेम्प्ट, माध्यम क्या है और क्या नाम है आपका? सर मेरा नेम सुमित है एंड मैं कानपुर उत्तर प्रदेश हूँ। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एंड ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूँ तो मैंने 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एंड पहले मैंने मेरा ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं था। मैंने ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ साइंस किया हुआ था। तो उसके साथ ही मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी कॉलेज के डेज से ही, स्टार्टिंग से। एंड अगर थोड़ा मतलब फैमिली बैकग्राउंड या ऐसा कुछ देखेंगे तो मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं वो ऑलरेडी पुलिस सर्विस में हैं। तो उनका कहीं ना कहीं ज़्यादा रोल रहा। हालांकि वो 2014 बैच के हैं, बट मोर और लेस ये ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि जब भी आप डीमोटिवेट होते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि हम डीमोटिवेट नहीं हो सकते हैं, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने आप को बाउंस बैक करते हैं एंड पूरी तरह से कंपोज होकर दोबारा से प्रिपरेशन में लगते हैं। अच्छा, मीडियम क्या है सर आपका? ये मेरा इंग्लिश मीडियम ही था एंड मेरी पूरी जर्नी ही इंग्लिश मीडियम के थ्रू ही रही है। अच्छा। तो मैंने प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी थी तो पहले मैंने NCERT कवर किया था। तो मैंने अभी तो मैं कोचिंग का नेम नहीं रिवील कर सकता हूँ। ठीक, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है और कॉलेज के बारे में बताएंगे। मेरी पूरी जो जर्नी रही है वो कानपुर से ही रही है। मैंने NLK विष्णुपुरी से अपनी 12th स्कूलिंग कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने VSSD कॉलेज नवाबगंज में, वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया है। उसके बाद प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ से मैं MBA परस्यू कर रहा था। बट मैंने 12th के बाद जैसे ही प्रिपरेशन शुरू करी थी तो पहले मैंने NCERT कवर करी। अपना मेरा ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं था। देन उसके बाद में मैंने वर्क जैसे कि आजकल कल्चर चल रहा है कि वर्क फ्रॉम होम एंड ये सारी चीज़ें, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन फेज़ में ही करी थी। आज इंटरव्यू रहा, कैसा रहा और कैसे सवालात पूछे गए आपसे? श्रीवर्धन सर का बोर्ड था। तो स्टार्टिंग में तो बहुत सपोर्टिव ही, थ्रू आउट द इंटरव्यू बहुत सपोर्टिव रहे। बट बीच बीच में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे। उन्होंने मेरे से जैसे पूछा हुआ था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन कौन सी कमेटी थी एंड उनका क्या रोल रहा था। एंड उसके बाद में उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल दैट यू कैन रिमूव 2 of your mistakes, so what they will be। तो मोर ऑफ वो आपकी नॉलेज नहीं जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप मेंस में 9 एग्ज़ाम्स लिख कर आए हैं, 9 पेपर आपने लिखे हुए हैं। बट कहीं ना कहीं वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितना डाइवर्सिफाई होकर चीज़ें क्लियर कर सकते हैं और कितनी अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हैं। अच्छा, डैप से भी रहे? हाँ बिल्कुल। मेरा पहला क्वेश्चन डैप से ही था। मैनावती रोड लिंक करती है मेरे घर के पास से, तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि मैनावती किसका नेम था। हाँ। अच्छा, आपका ये सेकंड इंटरव्यू है, तो जो पहली बार इंटरव्यू देने वाले हैं, बहुत सारे छात्र आपको देखेंगे भी जो आने वाले हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट है इंटरव्यू, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके लिए अनुभव पहला होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप अपने आप को जितना ज़्यादा कंपोज रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। हालांकि मोर और लेस इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे थे, बट ड्यू टू मेंस बहुत अच्छा नहीं गया था, इस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट इस बार आई थिंक दैट हो पाएगा। एंड अगर मैं बात करूं कि जिनका अभी इस बार इंटरव्यू है वो क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आसपास से रिलेटेड जो चीज़ें हैं क्रिटिकल, जो आप सोच सकते हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें एंड उनके बारे में ही बताएं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है, मेरे आज के इंटरव्यू में मैं बताऊं तो 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैंने बोला सॉरी सर, आई डोंट नो। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी गेस लग रहा है कि आप बोल सकते हैं तो आप उनसे परमिशन ले लें एंड उसके बाद में अगर वो अलाउ करते हैं तो बिल्कुल आप बोलें। एंड अदरवाइज़ आप जितना भी आप ऑनेस्ट रहेंगे एंड जितना भी ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, ऑप्शनल से भी रिलेटेड सवाल रहे हैं? ऑप्शनल? हाँ, ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एंड उन्होंने गुप्ता पीरियड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे थे, पूरी हायरार्की भी पूछ ली थी मेरे से। तो वो मोर और लेस एक तरीके से ग्रिल करने के लिए वो स्ट्रैटेजी थी।
बट कहीं ना कहीं वो ठीक रहा। अब आते हैं रणनीति के बारे में। प्री की रणनीति, मेंस की रणनीति जो होती है, तो कैसी रणनीति रही है शुरुआत से लेके अभी तक, जो भी आपने क्या किया है अनुभव? मैं जितना मैंने नोटिस किया है एंड जो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत टाइम लगता है, मैं जो मेरे लिए वर्क किया था वो बेसिकली ये था कि आप प्री और मेंस को अलग अलग लेकर मत चलें। आप डायरेक्टली मेंस के लिए प्रिपरेशन करें। पहले आप अपना बेस क्लियर करें, फाउंडेशन रखें, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिक कौन कौन से टर्म्स होते हैं। एंड देन उसके बाद जैसे ही आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो मेंस की प्रिपरेशन में वो आपको इन डेप्थ नॉलेज देगी। आंसर राइटिंग आपको स्टार्टिंग से नहीं करनी है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होगी। आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे डे 1 से ही पूछते हैं कि मैं क्या आंसर। आपको जब नॉलेज ही नहीं होगी तो आप क्या लिखेंगे, एंड फिर वो चीज़ें आप क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं होंगी तो फिर आपको डीमोटिवेशन होगा कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा। तो पहले आप सीखने पे कोशिश करें। जब आपका मेंस की अच्छी खासी आपके पास नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद में आपको प्री के लिए प्रिपरेशन करनी है। जैसे इस बार आई थिंक 24 या 23 ऑफ मई को प्री है, तो जनवरी से या आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं ऑप्शन एलिमिनेशन में, तो फिर आप दिसंबर से स्टार्टिंग करें एंड तब आप प्री की प्रिपरेशन करें। अच्छा। अब ये बात हो जाती है, साथ ही साथ PYQ की भी, मॉक टेस्ट की भी। कब से आपने PYQ कितने सालों के लगाए थे? मॉक टेस्ट लगाना कब से शुरू किया था? और देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस एंड PYQ ये दोनों आपकी पूरी जर्नी में आप जितनी जल्दी इनको अडेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उतनी जल्दी कहीं ना कहीं आप अपनी प्रिपरेशन में सिलेक्शन तक या मेंस क्लियर होने तक वो जो टाइम होगा वो आप कम कर लेंगे। क्योंकि पहले आपको सिलेबस देखना है। प्री में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, बट आप मेंस में जाएंगे तो मेंस में लिखा हुआ है इंडिया विथ इट्स ट्रिब्यूटरी कंट्रीज़। तो कहीं ना कहीं मेंस में बहुत ज़्यादा इलेबरेटिव है। तो एंड उसके साथ साथ जैसे PYQ का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको चैप्टर वाइज PYQ लेने होंगे। आप PYQ प्री के लिए अलग ले लीजिए, मेंस के लिए अलग ले लीजिए और चैप्टर वाइज। जैसे ही आपने जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP क्लियर किया, आपने उसको पढ़ा है, तो आप क्या करें, मेंस के पहले जितने भी लास्ट 10 ईयर्स का अगर आपने PYQ लिया है तो आप देखें कि मेंस में किस तरीके से वो DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप ये चीज़ देख लेंगे कि UPSC क्या डिमांड कर रहा है आपसे, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत आसान हो जाएगा पूरी जर्नी में। उसी तरीके से सारे चैप्टर्स आप कवर करेंगे एंड फिर आपको वही सेम चीज़ आपको प्री में इम्प्लीमेंट करनी है। अच्छा, CSET के लिए बताना चाहेंगे। CSET में भी बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है, क्या तरीका था आपका? CSET तीनों बार निकला है कि कोई दूसरी बार से निकला है? नहीं, मेरा प्री फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हुआ था। तो CSET का ऐसा कोई इशू नहीं था। हो सकता है कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मैथ्स बैकग्राउंड था, तो इस वजह से। बट CSET के लिए मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग और अर्थमेटिक मैथ्स 3 चीज़ें मेजर हैं। 3 में आप किसी भी 2 चीज़ों को लेकर चलिए, उसमें आपको 80 to 90% चीज़ें कवर करनी है। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप कॉम्प्रीहेंशन एंड रीजनिंग करिए। मैथ्स में मैं ये कहूँगा कि आप पूरी तरीके से नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के 28 क्वेश्चंस आते हैं, 26 से 28 अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स की बात करूँ तो आ रहे हैं क्वेश्चंस, बट मैथ्स में 30, 32 ऐसे वेरी करते हैं। तो आप बेसिक है अर्थमेटिक में जैसे आप परसेंटेज पढ़ सकते हैं एंड आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ सकते हैं। ये सारी वो मैथ्स हैं जो आपको क्लास 10th में NCERT में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको मैथ्स कैसे करनी है, लाइक लोगों को फियर होता है मैथ्स का, तो उस जगह आप क्या कर सकते हैं कि आप YouTube पर जाएं। YouTube पे बहुत सारे ऐसी फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ाई हुई है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके मेंस की आंसर राइटिंग शुरुआत से ही करनी चाहिए? जैसे आपने बताया कि पहले तैयार हो जाना चाहिए सिलेबस। हाँ, तो लाइक आप 60 to 70% जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तब उसके बाद आपको डेली 2 से 3 आंसर्स लिखने हैं। एंड साथ ही साथ अगर जैसे दिसंबर या जनवरी का टाइम शुरू हो रहा है तो फिर वहाँ पर आपको प्री के लिए भी तैयारी शुरू करनी है। एंड प्री में आप कोशिश करें कि आप जो ऑप्शन सही है आप वो भी देखें, उसके साथ साथ जो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं आप वो भी देखें। क्योंकि UPSC का ट्रेंड क्या रहता है कि वो जो एक ऑप्शन सही है वो आपको दिखाएंगे, बट जो क्वेश्चन पूछा है ऑड वन आउट आप निकालेंगे, तो 3 जो नहीं सही हैं आप उनको देखेंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन वो उससे ही आ जाए। अच्छा, NCERT के लिए भी सवाल रहते हैं बहुत सारे छात्रों के, टॉपर्स के भी रहते हैं कि पढ़ना चाहिए, लेकिन कई टॉपर्स ये भी कहते हैं कि मैंने पढ़ी भी नहीं है। क्या रहा आपके साथ? आपने नहीं, NCERT मोर और लेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। लाइक मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मैं अपनी बात करूं, मैंने क्लास 10 के बाद NCERT नहीं पढ़ी थी।
एंड फिर उसके बाद में 12th के बाद मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं पहले अपना फाउंडेशन क्लियर करूं। एंड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। लाइक अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो आप जब तक ज्योग्राफी में चीज़ें जानेंगे ही नहीं कि इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया में कौन सी चीज़, जैसे अभी मैं करंट की बात करूं, यूएसए ने अटैक किया हुआ है वेनेजुला पे, एंड देन उसके बाद अब वो ग्रीनलैंड पे भी चाह रहे हैं अटैक करना। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि ग्रीनलैंड कहाँ पर है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, यूएसए उसको एक्वायर करेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, तो फिर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। एंड यूपीएससी में अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, एक दूसरे से कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना। अच्छा, मीडियम का भी, जैसे आपका तो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में और कोई दोस्त होंगे हिंदी मीडियम के, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो आप बता नहीं पाएंगे क्या अनुभव होता है, लेकिन फिर भी कुछ आपका अनुभव रहा हो, आपके दोस्त हों हिंदी मीडियम के लिए, क्या क्या कौन से ऐसे हिंदी मीडियम में भी फ्रेंड है, लाइक उसके मेंस में मेरे से अच्छे आंसर राइटिंग के बाद उसके मार्क्स आते थे, बट उसके लिए साथ प्रॉब्लम यही है कि वो प्री नहीं क्लियर कर पा रहा है। एंड मुझे ये बिलीव है, एंड इवन फैकल्टीज़ को भी ये बिलीव है कि उसका जैसे ही प्री क्लियर होगा, मेंस उसका 110% सिर्फ एक वो है एंड वो मेंस क्लियर कर लेगा। बट उसने क्या स्ट्रेटजी यूज़ करी थी जो मैंने इंग्लिश में यूज़ करी थी कि आप कीवर्ड्स यूज़ करें। आपको जैसे आप देखिए टॉलरेंस की अगर बात हो रही है, तो टॉलरेंस की अगर बात हो रही है तो टॉलरेंस सबसे ज़्यादा कौन दिखाते थे? गांधी जी दिखाते थे। तो आप वहाँ पर लिख दें महात्मा गांधी। तो जब आप मेंस में ऐसे करके चीज़ें, ह्यूमैनिटी की अगर बात हो रही है तो ह्यूमैनिटी में आप रविन्द्रनाथ टैगोर लिख दें। ये क्या करते थे? बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी की बात करते थे। तो आप जब ऐसे कीवर्ड्स लिखेंगे, तो मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ उस जगह पर, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि जो मेरे से पहले एक कॉपी गई हुई है एंड जो मेरे एक बाद कॉपी आने वाली, उन दोनों से मैं अलग हूँ, जबकि मैंने कोई बहुत मेहनत नहीं करी। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्राफ बनाएंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इलेबरेटिव वे में समझाएंगे, क्योंकि आपको बहुत आंसर्स लिखने, 20-25 आंसर्स लिखने, तो टाइम फैक्टर भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहता है। पेपर अगर छूट रहा है तो फिर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स पे ध्यान दें एंड फ्लोटिंग कीवर्ड्स यूज़ करें। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए भी क्या कर रहे थे आप? न्यूज़पेपर, मैगजीन या दोनों? पहले तो मैंने करंट अफेयर के लिए, जब मैं एनसीईआरटी कर रहा था तो तब मैंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। बट जैसे ही न्यूज़पेपर ख़त्म हुआ था एंड फिर जैसे मेरी एनसीईआरटी ख़त्म हुई थी, उसके बाद में मैंने न्यूज़पेपर बंद कर दिया था एंड मैंने मैगजीन्स फॉलो करी थी। बट अभी वो सही नहीं होगा मैगजीन का नेम लेना, बट दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर प्री एज वेल एंड मेंस एज वेल। अच्छा, कैसे रिलेट करते थे करंट अफेयर्स को? नोट्स में आप करंट को लिखते थे या केवल पढ़ते थे मैगजीन को, या नोट्स के साथ? मैगजीन जो होती है वो खुद ही बहुत ज़्यादा क्रिस्प वे में होती है। आप अगर उसके भी नोट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होगा। मेरे लिए ऐसा था, मैंने नहीं बनाए थे। बट आपको अगर लग रहा है कि कहीं पर लिखना है तो आप स्टिकी नोट्स का यूज़ करके, आपने जहाँ पर, जैसे मान लीजिए पॉलिटी से रिलेटेड कोई है, या मान लीजिए ज्योग्राफी के आपने नोट्स बनाए हुए हैं एंड वहाँ पर अगर करंट से कोई रिलेटेड चीज़ है तो आप उसको स्टिकी नोट्स लगा के एंड ज्योग्राफी वाले में स्टिक कर लीजिए। बट मेरे लिए करंट अफेयर के नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि उसका आउटपुट रेशियो बहुत कम था। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा मतलब रोल नहीं प्ले किया था उसका, एंड बहुत ज़्यादा अटेंशन भी नहीं दिया था। मेरे लिए जो मेजरली सब्जेक्ट्स थे जिन पे मैंने फोकस किया था, सबसे पहले ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट। अगर आप प्री में भी देखेंगे तो 15 से 16 क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट के मिलेंगे, एंड वो इस वजह से भी होता है क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस है, साथ में फॉरेस्ट सर्विस का भी प्री होता है। तो फॉरेस्ट सर्विस में भी उनको 15 to 16 या 20 क्वेश्चंस पूछने ही हैं इन्वायरमेंट के। तो आप इन्वायरमेंट प्रिपेयर करें पहले, फिर उसके बाद में आप ज्योग्राफी करें, एंड ज्योग्राफी के साथ साथ फिर आपको साइंस एंड टेक, एंड देन हिस्ट्री में मैं बोलूँगा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी एंशिएंट एंड मेडिवल। शायद अभी भी अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आते होंगे, बट आप मॉडर्न बहुत अच्छे से करके जाएं। अगर आप मॉडर्न भी नहीं करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। ऑप्शनल के लिए क्या कर रहे थे? PSIR वाले आपको देख रहे होंगे छात्र, शुरुआत में जो लेना चाहते हैं, आपने क्या रणनीति बनाई थी इसके लिए? ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग मटेरियल ही फॉलो किया था, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था मेरा, तो मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को डिविएट नहीं किया था। जितना ज़्यादा आप लिमिटेड सोर्सेज रखेंगे, मैं फिर से ये कहूँगा, आपको बस आप अपने लिए कोई भी बुक मत खरीदें, पहले आप सिलेबस एंड PYQ लें,
वो आपको डायरेक्शन बताएगी कि आपको कैसे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। फिर आप अगर वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऐसे एथिक्स के लिए क्या करना चाहेंगे? इसके लिए भी ऐसे के लिए आप थीम पे ध्यान दें कि वो कौन कौन सी थीम पूछ रहा है। एथिक्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो एथिक्स में भी थीम एंड साथ में साथ जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस का एंड इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, बट आपने अगर 3-4 ऐसे कोट्स हर एक चीज़ के लिए थीम पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे ऑनेस्टी हो गई, एंगर हो गया। तो एंगर पे जैसे अभी सेकेंड लास्ट ईयर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्रिटिकली इवेल्युएट दैट एंगर इज़ गुड और नॉट। तो ये थीम पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप इसमें अगर थॉट्स यूज़ कर रहे हैं, थिंकर्स के थॉट यूज़ कर रहे हैं एंड उसके साथ साथ कीवर्ड्स के साथ अपने आंसर्स को बुलेट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। अच्छा, शॉर्ट नोट्स की चर्चाएं जो बहुत होती है मार्केट में कि होना चाहिए, टॉपर्स भी बोलते हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट भी बोलते हैं। क्या तरीका होता है शॉर्ट नोट्स की, ये क्या रणनीति होती है? शॉर्ट नोट्स मार्केट से तो नहीं लेने चाहिए। आप जितना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स खुद से बनाएंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पहली बार में आप शॉर्ट नोट्स मत बनाएं, पहले आप 2-3 रीडिंग करें। लाइक जैसे मैंने बताया पहले भी कि पहले आप PYQ देखें। जैसे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट है तो आप पहले उसके PYQ देखें कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद में आप उन क्वेश्चंस के बाद उस चैप्टर पे जाएं। उस चैप्टर के जो 5 to 6 मेजरली, चाहे आप NCERT में देखेंगे 5 to 6 ऐसे मेजरली पॉइंट्स होंगे जो आए होंगे, आप उनको कवर करें। उसके बाद आप आंसर लिखने की कोशिश करें। प्री में भी आप सेम तरीका आजमाएं। इसके साथ में अगर मैं बात करूं कि आपको कैसे यूज़ करना है, जैसा आपने बोला कि नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स आप बाद में बनाएं। जब आपकी 3 to 4 प्रूफ रीडिंग हो जाएगी आप उसके बाद में नोट्स बनाएं। एंड जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने पॉलिटी के नोट्स 67 पेजेस में बना रखे हैं, बट वो हो सकता है सबको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जो चीज़ें मुझे हेल्पफुल लगी मैंने वो चीज़ें नोट डाउन करी हैं। एंड लक्ष्मीकांत बहुत मोटी है अपने आप में ही, बट आप अगर नोट्स खुद से बना रहे हैं तो आप बहुत जल्दी उसको रिवाइज़ भी कर लेंगे एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा लास्ट मोमेंट टाइम पे रिवीजन पे, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्यारे दोस्त का ये भी कहना था कि लक्ष्मीकांत का भी नोट्स बनाना चाहिए, कि लक्ष्मीकांत हो चाहे ज्योग्राफी के लिए हो, तो उनका डाउट भी क्लियर कर दीजिए। नहीं, मैंने बनाए हैं, लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत में मोरलेस सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट उसके साथ साथ आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड मेरे लिए तो शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था, तो मेरे अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। बाकी सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अच्छा, कुछ टिप्स देना चाहेंगे आंसर राइटिंग के लिए? 4-5 बातें जो ध्यान देना चाहिए। आंसर राइटिंग के लिए पहले PYQ आप एनालाइज़ करें। उसके बाद में आपको जब 60 to 70% इन डेप्थ नॉलेज हो जाए उसके बाद में आप आंसर राइटिंग शुरू करें। एंड आंसर राइटिंग आपको करनी है जैसे ही प्री क्लियर होता है, प्री का रिज़ल्ट आता है 10 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है प्री का। जैसे लास्ट इस साल भी 2025 में 10th जून को रिज़ल्ट आ गया था, 11th जून को। तो उसके बाद में आपको अगर पता है कि आपका प्री क्लियर हो रहा है तो आप कोशिश करें कि जिस टाइम पे जैसे एक 9 to 12 होता है पहला शिफ्ट आंसर राइट मेंस का एग्ज़ाम, एंड सेकंड होता है 2:30 to 5:30, तो आप कोशिश करें कि आप उसी टाइम पे आंसर लिखें। मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था क्योंकि मैं यूजुअली स्टडी अपनी रात में ही करता हूँ, तो बट मैंने वो चीज़ हैबिट में डाली थी कि क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रात में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है दिन में आपको मतलब ब्रेन उतनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आप वहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बट आप अगर उस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, एक सवाल और रह गया लास्ट में कि जो छात्र कहते हैं कि प्री में फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में अटेम्प्ट पूछना है टॉपर्स से जो भी आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, कितना अटेम्प्ट करते थे, कितना करना चाहिए? मैंने प्री में जो अटेम्प्ट किया था, मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मुझे पेपर 2 बार में करना था। एंड पहली बार में मैंने ये टारगेट बनाया था कि मुझे सिर्फ 60 क्वेश्चंस करने। अगर आप 60 में 50 भी आपके सही हो रहे हैं तो आपके 100 मार्क्स हो रहे हैं। 90-95 बहुत ज़्यादा ऐसा होगा 90-95 जाएगी, वरना 80 to 90 कट ऑफ जाती है। तो मोर और लेस आपको 2 अटेम्प्ट में पेपर करना है। आप जैसे ही पेपर आपको मिलता है आप तुरंत पेंसिल लें, जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आप तुरंत मार्क करें। 3 ही तरीके होंगे, या तो आपको पूरा आता होगा या तो 2 ऑप्शन में होगा, तो वहाँ पर मैं क्या करता था, वहाँ पर एक सिंगल स्टार बना लेता था।
एंड थर्ड जो जिसमें मुझे 3 ऑप्शन या चारों ऑप्शन में डाउट लगता था, 3 ऑप्शन में डाउट लगता था, उसमें मैं डबल स्टार बना लेता था। एंड जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया होता था, एंड यूपीएससी में ऐसा होता है कि वो 3 क्वेश्चन आपको आते होंगे, चौथा है वो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, वो आपको पैनिक करने के लिए ही होता है। तो उस जगह पे आप उसको तुरंत कट कर दें। सेकेंड अटैम्प्ट में आपको उस क्वेश्चन पे पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं आता, आप टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। सेकेंड अटैम्प्ट में क्या करना है, जो 50-50 ऑप्शन है आप उसमें जाइए। उसमें जाने के बाद में जैसे ही आपको जो आपके मन में फर्स्ट इंस्टिंक्ट आ रहा है आप वो टिक करें। ट्रस्ट मी, जो आपको पहली बार इंस्टिंक्ट लग रहा है आप वो टिक करेंगे, 70 to 80% वो गट फीलिंग के साथ आपका करेक्ट होगा। मेरे साथ ऐसा होता था। एंड जो आपको उसके बाद में टाइम बच रहा है, तो जो 33% हैं जिसमें आपको 2-3 ऑप्शन में डाउट है, फिर आप उस पर ध्यान दें एंड उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ करें, एंड देन वो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। तो छात्र लगातार जो बातें करते रहते हैं, जो आपके कमेंट रहते हैं, हमने सारे के सारे कमेंट पूरे किए, और जो भी कमेंट डाउट रह गए हों तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगले कैंडिडेट से हम बात करने की कोशिश करेंगे, सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।